हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में आपका स्वागत है। करेंगे, ठीक है, कि हाईवे क्या होता है, हाईवे का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होना चालू हुआ। ठीक है, पहले के ज़माने में सड़कें क्या होते थे, तो कुछ इसके कंपोनेंट से सबसे पहले हम आप उसके बारे में बताते हैं। जैसे आप लोगों ने रोड, सारे लोग ने देखा होगा, ठीक है। तो रोड क्या होता है, तो रोड जो भी हमारा होता है, रोड का मेनली काम क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना या एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ना। रोड का जो हमारा सबसे मेन वर्क होता है, वो सबसे मेन हमारा वर्क यही होता है कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ता है। ठीक है, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमारा रोड के थ्रू ही किया जाता है। और रोड जो है हमारा सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है रोड। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में लगभग 75% रोड है। ठीक है, 75% क्या है, पूरी दुनिया में रोड है, और 75% रोड के थ्रू ही हर एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब रोड के जो बीच में मध्य वाला भाग होता है, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा परमानेंट वे होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, परमानेंट वे होता है। अगर किसी भी टाइप का रोड है, उस रोड के मिडिल में जो भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा परमानेंट वे कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो रोड का डेवलपमेंट कहाँ से चालू हुआ। तो अगर हम रोड की डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारा जो रोड का डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले आपका वेस्टर्न कंट्री से होता है। वेस्टर्न कंट्री में सबसे पहले आपका रोम में एक रोड होता है। उस रोड का हम नाम रखते हैं रोमन रोड। तो सबसे पहले होता क्या है, तो रोम जो शहर आपका था फ्रांस में जो रोम सिटी था आप में, रोड नाम था। ये जो आपका रोमन रोड होता था, ये 400 BC से लेके 200 AD के बीच बनाया गया था। ठीक है, रोमन रोड का जो आपका कंस्ट्रक्शन किया गया था, ये 400 BC से लेके 200 AD के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। और ये 0.75 मीटर से लेके 1.20 मीटर तक ये रोड होता था। ठीक है, इस रोड की साइज होती थी 0.75 मीटर से लेके 1.20 मीटर। ये जो आपकी सड़क होती थी, इसको हम उस समय एपियन वे के नाम से बुलाते थे। एपियन वे इसे हम इसलिए कहते थे क्योंकि उस टाइम क्या था, इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, इंसान उस टाइम क्या से बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग के जो पूर्वज हैं वो आपके ऐप्स ही हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, जो लंगूर होते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। इस वजह से इन सड़कों को हम एपियन वे के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है, इस वजह से इन सड़कों को हम क्या करते हैं, एपियन वे के नाम से बुलाते हैं। और कुछ लोग इसको एसेरियन रोड भी कहते थे। एसेरियन रोड इसलिए कहते थे, ये रोडें जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। ठीक है, इन रोडों में किसी भी प्रकार का हम ना कोई कर्व देते थे, ना ही किसी प्रकार का इन सड़कों में क्या होता था, कोई ग्रेडियंट दिया जाता था। ये सड़कें बिल्कुल एकदम सीधी बनाई जाती थी। इस वजह से इन्हें एसेरियन वे के नाम से देते थे। अब हम बात आ जाते हैं इसके डायग्राम पे, इसके कंस्ट्रक्शन पे कि इस रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। ये जो रोड थी वो 5 मीटर चौड़ी सड़क थी। उस समय बहुत ज़्यादा नॉलेज तो किसी के पास था नहीं, रोड का स्टार्टिंग ही था, तो रोड उस समय 5 मीटर चौड़ा होता था। आप फिगर में देख सकते हैं रोड की चौड़ाई क्या थी, 5 मीटर की थी। और जो रोड की टोटल गहराई होती थी, टोटल गहराई आपकी बहुत ही कम होती थी। ज़्यादा आपकी के लेयर पे हम क्या करते थे, ज़मीन के लेयर पे हम बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं आज के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, तो हम बड़े बड़े बोल्डर्स को ज़मीन के लेयर पे क्या करते थे, रख देते थे। उन बोल्डर्स के ऊपर हम क्या करते थे, मिट्टी को रख देते थे और मिट्टी की अच्छी से कुटाई कर देते थे। मिट्टी के साथ छोटी छोटी गिट्टी, कंकड़, पत्थर की हम उसको कुटाई कर देते थे। और दोनों किनारे क्या लगा देते थे, बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, जो कि जो मिट्टी है हमारी, उस मिट्टी को ठीक करने ना देते, मिट्टी अपने जगह पर रहे। जो भी किनारे किनारे स्टोन्स लगाए जाते थे, उन स्टोन को हम क्या कहते थे, उन स्टोन को हम कर्व स्टोन कहते थे। ठीक है, तो कर्व स्टोन क्या करता था, जो रोड है हमारा, उसको बाहर नहीं जाने देता था, उसको रोकता था। ठीक है, और जो ऊपर सबसे ऊपर जो पत्थर लगा रहता था, वो सबसे ऊपर जो पत्थर लगाता था वो 10 से लेके 20
मिलीमीटर के साइज के होते थे, मतलब 1 से लेके 2 मिलीमीटर के साइज के होते थे। और बीच में क्या है, दोनों पत्थरों के बीच में हम लाइम कंक्रीट का प्रयोग करते थे। लाइम कंक्रीट कहने का सेंस क्या है, देखिए सीमेंट का जो आविष्कार है, सीमेंट का आविष्कार काफ़ी ज़्यादा बाद में हुआ था, लगभग 19वीं शताब्दी में हुआ था। आई थिंक या 18वीं या 19वीं शताब्दी में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 1900 कुछ में हुआ था। उसके पहले जो घर थे वो लाइम कंक्रीट के द्वारा जोड़े जाते थे। जो हमारा चूना है या चूने का पानी है, इसी का प्रयोग करके हम जोड़ते थे। तो उस ज़माने में भी हम क्या करते थे, कंक्रीट के लाइम कंक्रीट का यूज़ करते थे चीज़ों को जोड़ने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका भी हम क्या किए हैं, लाइम कंक्रीट का ही यूज़ किए हैं इन सड़कों को भी जोड़ने के लिए। लाइम कंक्रीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता था और काफ़ी अच्छा होता था। अब देखिए जो डेवलपमेंट के बारे में है, रोड का डेवलपमेंट, तो ये मेनली 5 तरीके में डिवाइड है। जैसे हमने अब पांचवा मैकेडम कंस्ट्रक्शन होता था। अब दूसरे कंस्ट्रक्शन के बारे में आते हैं कि आपका ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता था। तो ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन में क्या करते थे, ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन सबसे पहले इसको पियर ट्रेसागार्ड एक नामक साइंटिस्ट थे जो बनवाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में या हाईवे इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में ये पहला वो साइंटिफिक मेथड था जिससे सड़क बनाया गया था। ठीक है, पहला जो साइंटिफिक मेथड था जिससे सड़क बनाया गया था, जिसे ट्रेसागार्ड और ने बनवाया था, पियर ट्रेसागार्ड ने बनवाया था, तो इसलिए उसका नाम जो है वो ट्रेसागार्ड दे दिया गया था। ट्रेसागार्ड जो साइंटिस्ट थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने 1716 से लेकर 1796 के बीच में सड़क का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उस समय जो सड़कों की चौड़ाई होती थी वो आपकी 30 सेंटीमीटर की थिकनेस होती थी। सड़क की जो चौड़ाई थी वो 30 सेंटीमीटर की थिकनेस होती थी। अब एक सेकंड हम देख लेते हैं, ये ट्रेसागार्ड का इसमें फिगर नहीं है, लेकिन ट्रेसागार्ड जो था, ट्रेसागार्ड भी लगभग इन्हीं के तरह मिलता जुलता था, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। जो हमारा ट्रेसागार्ड होता है वो भी हमारा इसी रोड के तरह था, रोमन रोड से मिलता जुलता ही था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। अब हम बात करते हैं जॉन मेटकाल्फ की। तो ऐसा कहा जाता है कि जॉन मेटकाल्फ जन्म से ही अंधे थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये जन्म से अंधे थे। ठीक है, और इनका जो वर्किंग था वो 1717 से लेकर 1810 के बीच में था। और ऐसा कहा जाता है कि ये मात्र 480 किलोमीटर ही सड़क बनवाए थे, इस वजह से इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डाटा नहीं मिल पाया है। तो 480 किलोमीटर का ही डाटा इनके लिए मिल पाया है। ठीक है, तो ऐसा को अगर बताएं तो 480 किलोमीटर का सड़क इनके द्वारा जो था वो बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका आता है टेलफार्ड कंस्ट्रक्शन। अब देखिए टेलफार्ड भी क्या थे, ये स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे, इनका जो टोटल नाम था वो आपका थॉमस टेलफार्ड था। 1757 से लेकर 1854 के बीच में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने जो सड़क कंस्ट्रक्शन था उसको करवाया था। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड में एक आपका इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये उसके क्या थे, ये उसके हेड थे। ठीक है, इनके द्वारा ही उसको क्या किया गया था, बनवाया गया था। और थॉमस टेलफार्ड जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रोड का डेवलपमेंट करवाया था। जैसे अभी आपने पिछला 3 देखा, रोमन रोड की बात कर लें, ट्रेसागार्ड की बात कर लें, या फिर हम जॉन मैकडम या फिर हम किसकी बात कर लें, जॉन मेटकाल्फ की बात कर लें। तो इन लोगों ने भी कोशिश की थी, लेकिन उतना बेटर तरीके से उस चीज़ को नहीं कर पाए थे, जो कि आपका थॉमस टेलफार्ड जो थे, थॉमस टेलफार्ड ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। थॉमस टेलफार्ड के टाइम में जो सड़क की चौड़ाई होती थी वो लगभग 10 मीटर की होती थी, और जो नीचे पत्थर होते थे, साइड में छोटे छोटे पत्थर होते थे 11 से 12 सेंटीमीटर के, और बीच में जो पत्थर होते थे वो 23 सेंटीमीटर का होता था। तो इनके ज़माने में क्या किया जाता था, पत्थरों के कई सारे लेयर्स बिछा देते थे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे ऊपर के 2-3 लेयर में छोटे पत्थर हमको मिलते थे, और उन्हीं छोटे पत्थर को बेस पे हम क्या करते थे, अपना प्योमेंट तैयार कर देते थे। और उस समय क्या था, उस समय जो कैम्बर दिया गया था वो 1:45 का कैम्बर दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैम्बर था। तो जिसकी वजह से क्या होता था, रोड में बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर होता था।
तो इनका भी रोड का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी अच्छे तरीके से इनका भी जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब जॉन मैकडम ने रोड का कंस्ट्रक्शन चालू किया या रोड का कंस्ट्रक्शन इन्होंने जब रोड कंस्ट्रक्शन में आया तो उस समय क्या होगा, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इन्होंने बदल के रख दिया और इन्होंने काफ़ी सारे नए नए तरीके, काफ़ी सारे नए नए नियम आए। ठीक है, अब जॉन मैकडम जो मेथड, इनका पूरा नाम क्या था, जॉन मैकडम था। ये 1756 से लेके 1836 के बीच में इन्होंने क्या करवाया, रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया। और ये आपके सर्वेयर जनरल ऑफ इंग्लैंड थे। ठीक है ना, सर्वेयर जनरल ऑफ इंग्लैंड थे। इंग्लैंड का एक जनरल था, इंग्लैंड में एक डिपार्टमेंट था सर्वेयर जनरल। ठीक है, तो वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, जो कि सारा सर्वे का करने का काम करता था। और इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल नई तकनीक को बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बांड मैकडम, WBM प्रशिक्षण करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि ऊपर जो होता है, ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ऊपर रोड लोड पड़ता है पेवमेंट पे, वो क्या पड़ता है लोड, वो लेयर बाई लेयर ट्रांसफर हो जाता है। तो लोड की आवश्यकता सबसे ज़्यादा नीचे थी। तो उन्होंने क्या किया, नीचे से ही कैम्बर देना स्टार्ट किया। जैसे इसके पहले आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो उन्होंने नीचे से कैम्बर देना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने कैम्बर क्या किया था, नीचे फ्लैट सरफेस था, ऊपर कैम्बर देना स्टार्ट किया था। लेकिन अगर हम मैकडम की बात करें तो मैकडम ने क्या बोला कि जो भी हमारा हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपका हम आपका बात कर रहे थे मैकडम के बारे में। तो मैकडम ने क्या किया था, बिल्कुल नए कंस्ट्रक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। ये जो नया कंस्ट्रक्शन मेथड था, ये वाटर बांड मैकडम था। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पत्थर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो लोड होता है गाड़ियों का, जो भी व्हीकल्स का लोड होता है, वो 1 बाई 1 ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से नीचे क्या है, नीचे बड़े पत्थर की आवश्यकता है और ऊपर छोटे छोटे पत्थरों की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया और उन चारों भागों का नाम बताया। इसमें सबसे नीचे क्या होता है, सॉइल सबग्रेड होता है, उसके बाद सब बेस होता है, फिर बेस होता है, फिर सब बेस होता है और सबसे ऊपर वेयरिंग कोर्स होता है, जिसको हम पेवमेंट लेयर भी कहते हैं या पेवमेंट कोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने रोड के 4 अलग अलग लेयर्स के बारे में बताया। ठीक है, अब जब वाटर बांड मैकडम जो आपका था, जिसको हम जलभद्र मैकडम बोलते थे, ये आपका क्या था, इसमें जो आपका लाइम वाटर होता है, चूने का पानी होता है, उसको एग्रीगेट और ग्रेवल्स के साथ यूज करके इन्होंने काफी यूज किया गया। ठीक है, खास करके तो सबसे ज्यादा इसका मेथड जो है वो इंडिया में ही हुआ, लेकिन इंडिया को छोड़ के बाकी और भी कंट्रीज ने इसको काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा मेथड है और बहुत कम टाइम में ये क्या होता है, बहुत कम टाइम में ये आसानी से बन जाता है। और इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें WMM की, जिसको हम बोलते हैं वेट मिक्स मैकडम। वेट मिक्स मैकडम क्या था या बिटुमन मिक्स मैकडम क्या था, इसमें हम मेनली बिटुमन का यूज़ करते थे। पहले वाले मेथड में हम बिटुमन का यूज़ नहीं करते थे, उसमें हम आपका लाइम वाटर का यूज़ करते थे या लाइम कॉन्क्रीट का यूज़ करते थे। लेकिन ये जो दूसरा वाला मेथड था, ये भी आपका मैकडम ने ही बताया था और इसको इन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस किया था और इसमें हम बिटुमन का यूज़ करते थे। अब बात आते हैं इनके कंस्ट्रक्शन की। तो इन्होंने क्या किया था, बिटुमन, इन्होंने जॉन मैकडम ने क्या किया था, ट्रेशा गार्ड के तरह इन्होंने भी साइड में नालियाँ दी थी और इन्होंने भी क्या किया था, कैम्बर दिया था। जैसा आप जानते हैं ट्रेशा गार्ड में जो कैम्बर दिया था 1:45 का, 1:45 का, उसको अपडेट करके इन्होंने 1:36 का कर दिया था। जो 1:36 कैम्बर होता है वो काफ़ी कम होता है और पानी भी बहुत आराम से ढल के निकल जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में सड़कों का विकास कैसे हो। तो भारत में देखिए, भारत क्या था उस समय, भारत में उस समय बिल्कुल किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं होती थी। जो नॉर्मल आपके ऐसे रोड हैं, ऐसे ही रोड होते थे और कोई विशेष गाड़ियाँ भी उस समय नहीं होती थी। तो 19वीं शताब्दी में
क्या था, जब भारत गुलाम था इंग्लैंड का, तो उस समय क्या है, डलहौजी जो थे हमारे, इसमें गवर्नर थे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में क्या हुआ था, 1860 की बात है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, एक PWD का गठन करवाया था, जो सेंट्रल लेवल पे करवाया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको CPWD बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक रोड डिपार्टमेंट। 1860 में इन्होंने CPWD की स्थापना करवाई थी, और CPWD के थ्रू भारत में पहला GT रोड बना था, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया था, इन्होंने साथ साथ एक जैकड़ कमेटी भी बनवाई थी। जैकड़ एक साइंटिस्ट थे, MR जैकड़, ठीक है, उन्होंने एक संस्था बनाई जैकड़ कमेटी। अब जैकड़ कमेटी बनी थी, जैसे आप जान रहे हैं कि भारत में क्या था, भारत में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसमें क्या था, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसका कोई बहुत ज़्यादा इसमें हम रिसर्च नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से। तो इसकी रिसर्च और इसके डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ, MR जैकड़ एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था जैकड़ कमेटी। अब ये 1927 में इस कमेटी की स्थापना हुई, और इसको MR जैकड़ ने ही बनवाया था। देखिए, इसका मेन काम क्या था, ये मेंटेनेंस का काम करती थी, जो भी रोड है उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, और उनका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है वो ये रोड करती थी। काम क्या था, रोड का कंस्ट्रक्शन का इसका काम था, रोड का मेंटेनेंस का इसका काम था, और रोड के जितने भी प्रकार की जो रिसर्च होती थी, रिसर्च का भी इनका काम था। ये जो संस्था था हमारा, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था, ठीक है। और जो भी पैसा सड़क पे खर्च होगा, सड़क के कंस्ट्रक्शन में खर्च होगा, या सड़क पे मेंटेनेंस के खर्च होगा, वो सबसे पहले क्या था, वो सबसे पहले गवर्नमेंट ही देती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं और जो गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भराता है, हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन होगा उस रोड के कंस्ट्रक्शन को हम देंगे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सेंट्रल रोड फंड, ठीक है ना, CRF सेंट्रल रोड फंड बनवाया, जो कि पेट्रोल और डीजल जो होता था उस पर एक अतिरिक्त टैक्स लगाता था, जो कि ये 18वीं शताब्दी में, मतलब 1860 में ये लगभग 2 आना होता था। 2 आना 1 गैलन पे होता था, 1 गैलन में जो भी हो वो 2 आना होता था। अब 100 आना मिला के 1 पैसा होता है, ठीक है ना। उस समय क्या था, 2 आना था, और 1 गैलन में जो भी आपका 8 या 10 लीटर आता है, उस हिसाब से इनका रेशियो था। और ये जो टैक्स है, आज देखते हैं आप, आज के टाइम में भी इन टैक्स को लगाया जाता है। पेट्रोल आप हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो क्या होता है, दशमलव में ही चलता है, तो उस पर टैक्स लगता है बहुत सारे प्रकार का, तो इसलिए वो दशमलव में आ जाता है। जैसे आपका 80 रुपये 76 पैसे, या फिर 80 रुपये कुछ पैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस कारण से वो इस तरह के रेशियो में आता है। अब नेक्स्ट बात आती है, देखिए जैकड़ कमेटी था हमारा, जैकड़ कमेटी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वर्क करना चाहिए उस तरीके से वो वर्क नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ था, 1934 में जैकड़ कमेटी में फिर से संशोधन किया गया, और एक बहुत बड़े लेवल पे इसको बनाया गया, जिसका नाम कांग्रेस ये रूल कर रहा था। इस वजह से इसका नाम IRC रख दिया गया, इंडियन रोड कांग्रेस रख दिया गया। ये जो थी एक अर्ध सरकारी संस्था थी, और जितने भी काम आपके जैकड़ कमेटी के थे, वो सारे वर्क इसके थे, बल्कि इसमें और भी कुछ वर्क और ज़्यादा ऐड हो गए थे। जैसे इसका पहला काम था सड़क का निर्माण करवाना। भारत में जितनी भी प्रकार की सड़कें बन रही हैं, सारी प्रकार की सड़कों का कंस्ट्रक्शन करवाना इन्हीं का काम होता था। सड़कों के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना कि अगर शहर में सड़कें बनेंगी तो किस प्रकार से बनेंगी, हाईवे पे सड़कें बनेंगी तो किस प्रकार से बनेंगी, गांव में सड़कें बनेंगी तो किस प्रकार से बनेंगी, उनके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना। वो जो स्टैंडर्ड तैयार होता था वो भी आपका जैकड़ कमेटी का IRC का ही काम था। IRC ही क्या करती थी, उसके लिए अनुरक्षण का काम करवाती थी, और उसके लिए ही क्या करती थी, मानक तैयार करवाती थी कि अगर नेशनल हाईवे बनेगा तो हम उसको इस तरह बनाएंगे, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे बनेगा तो उसको इस तरह बनवाएंगे, ठीक है। तो
अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन था वो हमारा आईआरसी तय करती थी। अब देखिए आईआरसी ने एक चीज़ और किया, आईआरसी ने क्या किया कि जो भारतवर्ष है हमारा, इसमें रोड के कंस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, रोड के वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, 5 वर्षीय योजना निकाला कि हर 5 वर्ष में एक योजना लाएंगे और उस योजना के अंतर्गत एक हमको टारगेट रखेंगे कि इस 5 साल में हमको 10 लाख किलोमीटर सड़क बना लेना है, इस 5 साल में हमको 15 लाख किलोमीटर सड़क बना लेना है। और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, सड़क बनवाना स्टार्ट किया। अब आपका अगला आता है कि जो हमारा आईआरसी बना था, आईआरसी में 110 तरीके के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, 110 अलग अलग तरीके के मानक भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर थे। 20 से अधिक क्या थे उसमें, रोड के रिव्यू पेपर थे या रिसर्च पेपर टाइप के थे कि रोड का कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाए, किस तरह नहीं किया जाए, ठीक है। तो आईआरसी में बहुत सारा रिकमेंडेशन था, इन रिकमेंडेशन को पढ़ के या फिर उनके पास्ट एक्सपीरियंस से ही इसको लिखा गया था और इसको पढ़ के ही फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया जाता था। अब देखिए अब क्या हुआ, 1939 में एक एक्ट बनाया गया जिसको मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, और मोटर व्हीकल एक्ट को 1977 में फिर क्या किया गया, फिर संशोधित कर दिया गया। अब बात आती है मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, रोड का कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज हो गया था। कंस्ट्रक्शन तेज होने की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनने लगी। अब जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनने लगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे चलने लगी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे उसके कारण, और ट्रैफिक का रूल उस समय किसी प्रकार का कोई था नहीं। तो जब 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारे नियम लाए गए कि आप गाड़ी किस तरह चलाएंगे, एक गाड़ी पे 2 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें हेलमेट लगाना कंपलसरी होगा, गाड़ियों में लाइट होना चाहिए, गाड़ियों में इंडिकेटर होना चाहिए। जो भी आपके ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए पब्लिक को बाध्य किया गया कि नहीं, आपको इसको फॉलो करना ही करना है। आज के टाइम में अगर आप देख लेंगे कि एक गाड़ी अगर है, एक गाड़ी पे 2 लोग बैठे हैं तो दोनों का हेलमेट लगाना कंपलसरी है, गाड़ी का आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, जो ड्राइवर चला रहा है उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तब तो जाके आप 2 व्हीलर चला सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए अभी मैंने जितना बताया उतना तो चाहिए ही, उसके साथ उसका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ उसका टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक 20 ईयर रोड प्लान बनाया। आईआरसी के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई हम एक 20 ईयर रोड प्लान बनाते हैं कि 20 साल में हम क्या करेंगे, भारत के अलग अलग कोनों में क्या करेंगे, रोड का डेवलपमेंट करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1943 में जितने भी स्टेट के चीफ इंजीनियर थे, सारे चीफ इंजीनियर्स को बुलाया गया और नागपुर में एक मीटिंग किया गया। मीटिंग के दौरान एक योजना बनाई गई जिसको 20 ईयर रोड प्लान बोला गया, और इसके अंतर्गत क्या था, सबसे पहले नागपुर में 20 साल के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। 1943 से लेकर 1963 के बीच में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 16 किलोमीटर का सड़क बनाना ही बनाना, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 100 किलोमीटर सीधा, 100 किलोमीटर लंबा, मतलब 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक स्क्वायर का शेप अगर है तो उसके अंदर कम से कम 16 किलोमीटर की जो सड़क होगी वो बनाई जाए, ठीक है। जिनमें कुल सड़कों की जो लंबाई थी वो 5,29,000 किलोमीटर के करीब रखी गई, ठीक है ना। इसमें ये डिसाइड किया गया कि 5,29,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं हमको वो बनानी हैं, और नागपुर रोड प्लान में ही ये डिसाइड कर लिया गया कि सड़कें जो हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो नागपुर रोड प्लान के ही अंतर्गत सड़कों को 5 अलग अलग तरह के से डिवाइड किया गया। पहला क्या था आपका, नेशनल हाईवे था, दूसरा आपका स्टेट हाईवे था, तीसरा आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड था, चौथा आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड था, और 5वां विलेज रोड था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बताएंगे कि क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ये सब क्या होता है।
इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना जो था वो स्टार्ट किया गया, तो कितना था पंचवर्षीय योजना। तो पहले जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी ये 1951 से लेकर 1956 के बीच चली थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चली, ठीक है। तो ये 2 पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद हमारा आता है मुंबई रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान तो हमने आपको बता दिया कि 5,29,000 किलोमीटर रोड बनना था, और हर 100 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में क्या था, 16 किलोमीटर का रोड बनना ही बनना है। तो मुंबई रोड प्लान फिर आता है दूसरे नंबर पे। मुंबई रोड प्लान में क्या है, ये आपका 1961 से लेकर 1981 के बीच में क्या था, बना था। 1961 से लेकर 1981 के बीच में बना था, और इसमें क्या था, हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 32 किलोमीटर का रोड बनना था, ठीक है। हर 100 किलोमीटर स्क्वायर में क्या था, 32 किलोमीटर का आपका रोड बनना था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें 10,59,200 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट रखा गया, ठीक है। मतलब 20 साल के अंदर 10,59,200 किलोमीटर रोड इसमें बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसको हमने काफ़ी आसानी से बना भी लिया, ठीक है। अब बात आता है तीसरा और सबसे लास्ट, लखनऊ रोड प्लान। जो लखनऊ रोड प्लान हमारा था वो 1981 से लेकर सन 2000 के बीच में था, और इसमें यह डिसाइड किया गया कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर 82 किलोमीटर जो रोड है वो बनवाया जाए, जिसमें सिंगल लेन डबल लेन दोनों था। अगर हम बात करते हैं सिंगल लेन की, तो 18,500 किलोमीटर सिंगल लेन बनाया गया इसके बीच में। डबल लेन जो था वो 47,500 किलोमीटर के करीब लगभग था, और टोटल जो टारगेट दिया गया था वो 27 लाख किलोमीटर का टारगेट दिया गया था, ठीक है। 27 लाख किलोमीटर का टारगेट दिया गया था। तो ये आपका 3 रोड डेवलपमेंट प्लान था। इन तीनों रोड डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत भारत में बहुत सारी सड़कें बनी, लगभग 30 से 35 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। आप जब देखेंगे सन 2001 या 2 तक भारत में बहुत ज़्यादा रोडों का डेवलपमेंट हो गया था। जो रोड थे उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छे पहले से हो गई थी, और लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करना, क्योंकि उस समय जो रोड था उसकी कंडीशन मच बेटर हो गई थी। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, किसी प्रकार के ट्रैफिक नियम नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होते होते रोड काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। अब जब 2001 की बात हम करें तो 2001 में क्या हुआ था, रोड बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद अब पीछे थोड़ा सा चलते हैं, तो सन 1948 में एक केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था CRRI का गठन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 1 साल बाद ही भारत ने क्या किया, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि पूरे भारत में जितने भी प्रकार की सड़कें बनने वाली हैं या बनेंगी, उनका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो होगा, वो सारा का सारा जो रिसर्च होगा, वो हम इसी लैब के अंदर करेंगे। और जितने भी भारत में एयरपोर्ट हैं उसके अंदर जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन है, उनका भी वर्क जो होगा वो यहीं से देखा जाएगा, ठीक है ना। तो 1948 में CRRI का गठन किया गया, और भारत में सारे रिसर्च जो थे रोड के वो यहीं देखे जाते थे। और एयरपोर्ट पे जो रनवे का काम था, जो रनवे बनता था, वो भी हम इसी के अंतर्गत देखते थे। 1956 में फिर क्या हुआ, जो नेशनल हाईवे एक्ट था, ठीक है ना, नेशनल हाईवे एक्ट को CRRI ने बनवाया। नेशनल हाईवे एक्ट एक एक्ट था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे एक्ट क्या है। उसमें ये सारी चीज़ें थी कि कम से कम 4 लेन होना चाहिए, 1-2 लेन होना चाहिए वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए होना चाहिए। जो दूसरा लेन होना चाहिए वो नॉर्मल गाड़ियाँ जैसे कि कार हो गया या छोटी गाड़ी, छोटी 4 पहिया व्हीकल्स है उनके लिए होना चाहिए। तीसरा जो होना चाहिए वो हैवी व्हीकल्स के लिए होना चाहिए, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर ट्राली हो गया, बड़ी बड़ी बसें हो गई। और जो चौथा लेन है, चौथा लेन उन गाड़ियों के लिए होना चाहिए 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में, उनके लिए होना चाहिए जो ओवरटेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका CRRI और हाईवे एक्ट था, ठीक है। अब बात आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, स्वतंत्रता प्राप्ति जैसे हो गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जो हमको बनाने थे, क्योंकि शहर में तो रोड का डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन गांव में, मिडिल एरिया में सड़क का डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो रहा था। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, जो इंडियन रोड हाईवे अथॉरिटी था आपका, ठीक है,
इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी उस समय काम करता था। तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो भी हमारे हाईवेज हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए तथा उसके चौड़ीकरण के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था फिक्स की गई। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, 24 अक्टूबर 1958 को, ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या था, इस योजना में ये था कि जो नेशनल हाईवे, जो इंडियन रोड कांग्रेस है, इंडियन रोड कांग्रेस को क्या किया गया, इसका नाम बदल के NHAI कर दिया गया। आज के ज़माने में आप देखेंगे किसी भी टोल टैक्स या कहीं पर जाएंगे, आपको NHAI देखने के लिए वहाँ मिलता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू ही क्या किया जाता है, आजकल सारा वर्क किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे ये आपका 1998 है, 1958 नहीं होगा, 1998 है। तो उसी समय क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च की गई थी, जिसमें से एक सबसे मेन पॉइंट था कि इसको इंडियन रोड कांग्रेस का नाम बदल के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दिया जाए, क्योंकि पूरे देश का ये लिए काम कर रहा था। तो कांग्रेस नाम देना इसके लिए उतना उचित नहीं था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक है। अब बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और बहुत बेहतरीन प्लान दिया था, एक और बहुत बेहतरीन प्लान के बारे में बात किया था, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, इसके अंतर्गत इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो हमारे नेशनल हाईवे हैं वो आपका 66,590 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 13 लाख किलोमीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 4,70,000 किलोमीटर और जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये 26,50,000 किलोमीटर का रोड डेवलपमेंट हम करेंगे। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इसमें 15,870 करोड़ की कुल धनराशि खर्च हुई थी और इसको काफ़ी कम टाइम में ही क्या किया कर लिया गया था, अचीव कर लिया गया था। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो ये कदम लिया था वो बहुत बड़ा कदम था और इनके वजह से भारत में रोड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, जो कि अभी तक किसी भी पीएम के शासन में नहीं हो पाया है, ठीक है। उस समय का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और जिसकी वजह से पूरे भारत के हर एक कोनों में रोड का डेवलपमेंट काफ़ी तेज से हुआ। अब हम अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अलग अलग तरीके के एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। जैसे अगर हम पहले एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया था वो आपका गंगा एक्सप्रेसवे था। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे जो था ये गंगा रिवर के ऊपर बनाया गया था, जो कि नोएडा कानपुर से होते हुए बलिया को जाता था। इस वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया था, गंगा एक्सप्रेसवे रख दिया था। गंगा एक्सप्रेसवे की जो टोटल लेंथ थी 1,047 किलोमीटर थी और इसको बनाने में लगभग 40,000 करोड़ का खर्च आया था। क्योंकि 40,000 करोड़ का खर्च इसलिए आया था क्योंकि ये जो रोड है वो सन 2000 के बाद ही कंस्ट्रक्शन हुआ, सन 2000-2005 बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था। और ये जो सड़क थी वो 8 लेन की रोड थी और इस पर जो मैक्सिमम स्पीड दी गई थी 120 kmph की स्पीड दी गई थी कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इस पर चल सकते हैं। अब ये जो आपका रोड था ये बलिया से शुरू होता था, बलिया से शुरू होकर गाजीपुर जाता था, गाजीपुर से चंदौली, चंदौली के बाद बनारस, बनारस के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद आपका ये प्रयागराज, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद से होते हुए बुलंदशहर से होते हुए ये पश्चिमी नोएडा में जाके खत्म होता था। और ये जो रोड था वो इतनी शानदार रोड थी कि इसको आप 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 8 से सवा 8 घंटे में आप इसको कवर कर सकते थे अपनी व्हीकल से, काफ़ी शानदार तरीके से, ठीक है। बहुत फर्स्ट क्लास रोड होता था, 4 लेन आने के लिए, 4 लेन जाने के लिए, एक नंबर का टॉप नॉच का रोड ये था, ठीक है। इसमें आप 120 की लिमिट को भी क्रॉस कर सकते थे क्योंकि उस समय स्पीड कैम्प्स या इस तरह की चीज़ें रोड पे नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकते थे। कुछ लोग इस पर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अपनी व्हीकल को कंटिन्यू रखते थे। जो दूसरा हमारा आता है वो है अपर गंगा एक्सप्रेसवे। अपर गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, एक्चुअली ये जो गंगा हमारा उत्तर प्रदेश से, हरिद्वार से निकल के उत्तर प्रदेश में जो गंगा जी आती हैं, तो ये क्या है, हरिद्वार और जो उत्तर प्रदेश का शहर है नरोरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए आप कह सकते हैं 2 स्टेट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया। इस रोड की जो लंबाई थी वो काफ़ी छोटी थी, लगभग 270 किलोमीटर था और इसको हम 1.5 घंटे में कवर कर लेते थे। ये भी आपका 8 लेन का था जिसको बनाने में लगभग 700 करोड़ लगे थे और इस पर भी जो मैक्सिमम टॉप स्पीड थी वो 120 किलोमीटर पर ही आवर थी।
अब आप इमेजिन कर सकते हैं 1.5 घंटे में हम 217 किलोमीटर कवर कर लेते थे अपने व्हीकल से। तो आप स्पीड उस समय कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अच्छी स्पीड इस पे निकल के आती थी। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे मेनली ग्रेटर नोएडा या नोएडा से लेके आगरा के बीच में बनाया गया था। ये आपका लगभग 169 किलोमीटर लंबा सड़क है जो कि 8 लेन का बनाया गया है और 170 किलोमीटर लगभग 1 से सवा 1 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर लेते थे। इस पे भी जो आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट था वो 120 किलोमीटर पर आवर था और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस रोड था। ठीक है, फिर हम अगर बात करते हैं लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस पे, तो ये हालांकि कोई ज़्यादा सड़क नहीं है जो अभी आपने पढ़ा यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे क्या है, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे आपका नोएडा से आगरा है और आगरा से जो रोड लखनऊ जोड़ती है वही यमुना एक्सप्रेसवे जब आगे जाती है, आगरा को क्रॉस करती है, तो उसी का नाम रख दिया गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रख दिया गया है। ये जो सड़क है वो आगरा से लखनऊ को जाती है और इसकी टोटल किलोमीटर जो है वो लगभग 302 किलोमीटर है और ये भी आपका 6 लेन का रोड है, 3 आने के लिए 3 जाने के लिए। और इस रोड को हम 2.25 घंटे में 2 से 2.25 घंटे में इस रोड को हम क्या कर लेते हैं, बहुत आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। और इसको बनाने में लगभग आपका 38.16 करोड़ जो था वो पूरा का पूरा अमाउंट लगा था। इसमें क्या थे, इसमें 13 बड़े बड़े ब्रिज थे, 54 छोटे ब्रिज थे, 8 फ्लाईओवर थे, 4 रेलवे ब्रिज हैं और लगभग इसको बनाने में 5 से 7 साल लग गया था। ये भी रोड था जो आपका बहुत टॉप नॉच रोड था, बहुत अच्छी तरीके का रोड है। और आगरा से लखनऊ जाने के लिए मात्र आपको इसमें 2 या 3 टोल टैक्स मिलेंगे। मैं हालांकि दोनों रोडों पे गया हूँ, आगरा एक्सप्रेसवे पे भी गया हूँ और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी गया हूँ। ठीक है, लखनऊ से आगरा के बीच में आपको 3 टोल टैक्स वहां मिलेगा और 3 टोल टैक्स लखनऊ से इसके बीच में मिलेगा। मात्र आपको ये 3 टोल टैक्स मिलेगा और आप लखनऊ आ जाएंगे। इतने लंबे डिस्टेंस को, लगभग 600-650 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप सिर्फ 6 टोल टैक्स में क्रॉस कर जाएंगे और लगभग आपको आने में 6 घंटे लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे। 6 घंटे से कम टाइम लगता है इन दोनों रोड को क्रॉस होने में अगर आप 2 व्हीलर से जाते हैं तो। अब देखिए, अब कुछ कंपैरिजन की बात आ जाती है कि जो सड़क है और जो रेल परिवहन है इसकी तुलना की बात आ जाती है। तो जैसे सड़क की अगर हम बात करें तो सड़क क्या है, सड़क मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है। हम सड़क में सीधे भी जा सकते हैं, कहीं पे मुड़ भी सकते हैं। ठीक है, सड़क में हमारा क्या है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब हम काफी आसानी से एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो स्थान होता है वो फिक्स होता है। हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जगह जाने के लिए जो हमारा रूट है वो फिक्स है, हम उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। रूट हमारा फिक्स है, हम उसी रूट से जाएंगे और उसी रूट से हम आ सकते हैं। दूसरे बात ये करें कि सड़कें जो होती हैं ये कहीं भी कैसे भी टोपोग्राफी पे बनाया जा सकता है, किसी भी टाइप की जमीन पे बनाया जा सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम रेल की बात करें तो रेल किसी भी प्रकार की सड़क पे बनाना थोड़ा कठिन है। ठीक है, बन तो जाता है ये भी, लेकिन काफी ज्यादा थोड़ा कठिनाई होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो किसी प्रकार का कुछ ऐसा होता नहीं। इसमें हमको 2 रेल देने पड़ते हैं, तो उन 2 रेलों को देने के लिए काफी टाइप का कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ता है। तीसरी बात आती है कॉस्ट की, तो रोड जो होता है ये बहुत कम कॉस्टली होता है। लेकिन अगर हम रेलवे की तुलना करें तो रेलवे में इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा आता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सड़क होता है, सड़क हमारा छोटी दूरी या कम दूरी के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, जो सड़क होता है हमारा ये छोटी दूरी के लिए या कम दूरी के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर हम रेल की बात करते हैं तो जो रेल होता है ये काफी लंबे डिस्टेंस के लिए होता है। रेल काफी लंबे डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है। अक्सर आपको देखना है कि इंसान को अगर बहुत दूर तक जाना है तो वो रेलवे का क्या करता है, वो रेलवे का ही साधन लेता है। और रेल क्या है, बहुत दूर जाने पे कास्ट इसका बहुत कम आता है। ठीक है, रेल में क्या होता है, अगर आप बहुत दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका कास्ट क्या होता है, काफी ज्यादा कम आता है। वहीं अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क में कॉस्ट ज्यादा आता है कुछ दूर भी चलने के लिए। अब नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो सड़क पे जो किराया होता है वो अधिक लगता है रेलवे की तुलना में, अभी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 75 से 80%
कहीं कहीं 85%, आज के टाइम में तो 85% हो गया है, तो 85% जो है वो पूरे भारत में सड़क है और 15% रेल मार्ग है, अगर हम कंपैरिजन की दोनों की बात करते हैं तो। अब हम आ जाते हैं, देखिए रोड के कंपोनेंट के बारे में। रोड का जो कंपोनेंट है, तो रोड आपने एक फिगर देखा है, ठीक है, रोड का कंपोनेंट का। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले फिगर में आ जाते हैं। ऊपर वाले फिगर को मैं आपको दिखा देता हूं। इस ऊपर वाले फिगर में आ जाते हैं। इस ऊपर वाले फिगर को आप ध्यान से देखिए। ऊपर वाले फिगर में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ये बीच का पार्ट क्या होता है, ये आपका प्योमेंट बोलता है। ये जो होता है ये आपका पक्के भाग का बना होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्योमेंट बोलते हैं। प्योमेंट के बाहर ये वाला जो भाग होता है, कि इस वाले भाग को हम क्या करते हैं, इस वाले भाग को हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। कलर एक बार फिर से हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये आपका बीच में क्या है, ये आपका बीच में प्योमेंट का भाग होता है। और अगर हम साइड की बात करें, रेड से हम चूज कर लेते हैं, साइड की बात करें तो ये जो आपके साइड में है, ये दोनों आपके साइड में क्या होता है, ये शोल्डर होता है। और नेक्स्ट कलर अगर हम ले लेते हैं तो ये जो हमारा साइड का है, ये साइड का क्या हो जाता है, ये साइड का हमारा स्लोप हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइड स्लोप बोलते हैं। और बाकी यहाँ पे आपके क्या है, ये सारे आपके जो ट्रीज हैं, तो ये आपका जो रहा, ये इतना क्या रहा, ये आपके रोड के बारे में, ठीक है, ये आपके रोड के बारे में। अब हम अगर और कुछ चीज़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन, एक होता है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, यहाँ से इसकी बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। रोड लेंथ क्या होता है, जो रोड की पूरी दूरी होती है, ये दूरी और ये दूरी, रोड की जो पूरी दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रोड लेंथ कहते हैं। अब हम अगर आगे कैरियाज वे की बात करते हैं कि कैरियाज वे क्या होता है, तो सड़क के मध्य में जो भी पक्का भाग होता है, जैसे अगर इस भाग की हम बात करें, इस भाग की बात करें, ये क्या है, जिस सड़क के मध्य में वो पक्का भाग है, इसी पक्के भाग को हम क्या कहते हैं, जिस पर मतलब वाहन चलती है हमारी, इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम प्योमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं कि स्कंध या बर्म क्या होता है, तो ये भी हम आपको फिगर में आसानी से दिखा सकते हैं। ये वाला जो भाग होता है, ये जो साइड का भाग होता है, ठीक है, ये जो रोड के साइड का भाग होता है, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम बर्म या शोल्डर कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रोड के बगल में एक कच्चा जमीन टाइप का कुछ हिस्सा होता है, जिसपे हम गाड़ी रोक सकते हैं, या फिर किसी इमरजेंसी में हम वहाँ पे अपने व्हीकल को साइड में लगा सकते हैं, या फिर किसी से हमको ओवरटेक करना है तो हम वहाँ पे जाके ओवरटेक कर सकते हैं। तो वो हमारा जो भाग होता है वो हमारा कहलाता है बर्म या शोल्डर कहलाता है। इसको हम दो नाम से बोलते हैं, इसको कभी कभी हम पटरा नाम से भी बोलते हैं। और आईआरसी के अनुसार जो इसकी चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 0.25 से लेकर 2.5 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। किसके अनुसार, आईआरसी के अनुसार। जैसे आपको हम पहले ही बताए हैं, तो आईआरसी क्या है, आईआरसी के अंदर ही सारे रूल रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। तो आईआरसी के अनुसार इतना ज़्यादा उसमें लेंथ उसका विड्थ दिया जाता है। नेक्स्ट चीज आता है कि फॉर्मेशन या सबग्रिड क्या होता है। तो फॉर्मेशन या सबग्रिड क्या होता है, इसको जानते हैं। और फॉर्मेशन या सबग्रिड क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं सड़क जो होता है, ठीक है, कुछ विशेष लंबाई को छोड़कर सड़क जो होता है वो आधार के समांतर भूमि तल से कुछ ऊपर रखा जाता है। कहने का सेंस क्या है, जैसे जमीन का लेवल हमारा नीचा है तो हम सड़क के लेवल को क्या करते हैं, जमीन के लेवल से हल्का ऊंचा रखते हैं। तो वो आपका जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बोलते हैं। जो सड़क का कंस्ट्रक्शन जिस लेवल से करना स्टार्ट किया जाता है उस लेवल को हमेशा सड़क के लेवल से हम क्या, जमीन के लेवल से हम ऊंचा रखते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेशन और सबग्रिड कहलाता है। इसको इस तरह ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सड़क पे कैम्बर बना है उस कैम्बर के थ्रू क्या होगा, बगल बगल में जो नालियां बनी हैं, नालियां ऑब्वियस सी बात है वो सड़क से नीचे ही होगा, तो उन नालियों के थ्रू जो हमारा पानी होगा वो काफी आसानी से निकलते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि इसका जो ऊपरी आधार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्थल कहते हैं। ऊपरी आधार मतलब जो इसका ऊपरी वाला बेस होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम स्थल कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद आता है ड्रेन। नालियों के दोनों तरफ क्या होता है, नाली जो है हमारी, नाली के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं जिनसे जो हमारा पानी है, मतलब सड़क पे तो कैम्बर होता ही है और उसके नीचे भी हम क्या करते हैं, स्लोप दे देते हैं, जिससे जो क्या है
हमारा पानी सरकते हुए काफी ज्यादा पानी अच्छे तरीके से साइड में होते हुए वो आगे की तरफ गड्ढे में चला जाता है, ठीक है। और या तो गड्ढे में चला जाता है या तो किसी नदी नाले से होते हुए वो और आगे की तरफ निकल जाता है। अब बात करें हम बात करें तो जो हमारा रोड होता है, रोड पे हम क्या करते हैं, रोड पे हम ट्रीज का भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। ट्रीज क्या होता है, ट्री के से यूज करने की वजह से जो हमारा रोड है उसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें हमारी क्या होती हैं, काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। जड़ें काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, हमको छाया मिलता है, हमको फल भी मिलता है, फल के साथ लकड़ी मिलता है। और इससे क्या होता है, जिस स्टेट गवर्नमेंट या जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो रोड आता है उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। और ट्री बहुत सारे मायनों में ट्री हमारा फायदा करता है। ट्री जैसे क्या होता है, बाढ़ के सीजन में या फिर इस प्रकार के सीजन में पेड़ जो होते हैं, पेड़ के जड़ काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, तो वो इस कंधों को उखड़ने से बचाता है। जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर को जल्दी उखड़ने नहीं देता है, शोल्डर को उखड़ने से बचाता है। बाढ़ के समय वो रोड को बांध के रखता है। उसके बाद आता है डिस्टेंस स्टोन। कि डिस्टेंस स्टोन क्या होता है, तो सड़क की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद जैसे 500 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर के बाद एक डिस्टेंस स्टोन लगाया जाता है, जिससे हमको ये पता होता है कि हम कितनी दूरी पे अभी हैं। जैसे आप कैंपियरगंज से गोरखपुर जाएंगे या गोरखपुर से खलीलाबाद जाएंगे तो वहां पे हर एक स्टोन पे लिखा रहता है खलीलाबाद 236 किलोमीटर या 210 किलोमीटर, ठीक है। जिससे हमको ये पता रहता है, वो डिस्टेंस स्टोन हमको ये बताता है कि कितना दूर क्या है। आगे आता है रोड लैंड। तो जो हमारा सड़क बनता है उससे 5-10 मीटर और साइड में दो पत्थर लगे होते हैं, दो पत्थर लगे होते हैं। उससे और 5 मीटर अगर हम आगे जाएंगे तो वो टोटल जो जमीन आता है लगभग 40 से 50 मीटर के करीब जो जमीन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना जमीन लेके रखता है कि उनको इनकेस अगर कभी एक्सपैंड करना हुआ सड़क, ठीक है, सड़क एक्सपैंड करना हुआ या फिर आप मानिए कि इन फ्यूचर सड़क को डबल लेन का करना हुआ तो उनको रूट की कमी ना हो किसी प्रकार से। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, ऑलरेडी काफी ज्यादा सड़क के लिए साइड में जमीन लेके रखती है, ठीक है। अब देखिए मेन बात है आपकी आईआरसी की, कि आईआरसी आपका क्या होता है, ठीक है। अब हम आईआरसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि सड़कों का वर्गीकरण क्या होता है। तो हमने आपको बताया है आईआरसी के अनुसार जो हमारी रोड्स होते हैं उनको 5 तरीके के रोड्स में या 5 तरीके के हाईवेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका होता है वो नेशनल हाईवे होता है, दूसरा आपका स्टेट हाईवे होता है, तीसरा आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, चौथा आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है और पांचवा होता है विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड। ये 5 तरीके के रोड हैं जो कि आपका आईआरसी के द्वारा डिवाइड किया गया है। और इन सारे रोडों का देखभाल या सब कुछ जो है वो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, वो चाहे स्टेट हो गया और चाहे आपका सेंटर हो गया, इन दोनों में, ठीक है। तो अब देखिए कुछ एक नोट्स है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जो नेशनल हाईवे होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, उसकी जो संख्या दिया जाता है, जैसे NH-28 हो गया, NH उनको सम संख्या में दिया जाता है। जैसे अगर हम NH-28 का एग्जाम्पल लें, NH-28 क्या है, ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क है और इसको किस में दिया गया, इसको सम नंबर में दिया गया और इवन नंबर में दिया गया है। और अगर हम वही पूरब और पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम की ओर जो सड़कें होती हैं उसको इवन नंबर में दिया जाता है, ऑड नंबर में दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं NH-27 का, NH-27 जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर सड़क है, तो ये NH-27 है, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीजें नहीं रोड को पहचानने का कि रोड का आपका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे क्या होता है, जो विभिन्न राज्यों की राजधानी होती हैं, मुख्य शहर होते हैं, बंदरगाह होते हैं या सैनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नगर होते हैं उनको जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो नेशनल हाईवे कहलाती हैं। और नेशनल हाईवे कभी कभी क्या होता है कि दो राष्ट्र को भी जोड़ती है, जैसे भारत से पाकिस्तान को जो जोड़ने वाली सड़क है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसी कंट्रियां हैं जो एक दूसरे को रोड के माध्यम से जोड़ के रखती हैं, तो वो आपका नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है। और ये क्या करती हैं, जो राजधानी होती हैं या जो मुख्य शहर होते हैं या जो आपके बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स या सैनिक दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट जगह है, ये उनको भी जोड़ने का काम करती है।
कुछ का एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, जैसे दिल्ली से जो अमृतसर के बीच में रोड है जिससे भारत पाकिस्तान सीमा जुड़ती है वो आपका NH-44 है। दिल्ली से कोलकाता के बीच में जो है आपका वो NH-19 है। आगरा से मुंबई के बीच में जो है आपका वो NH-52 है। दिल्ली से लखनऊ के बीच में जो आपका रोड है वो NH-30 है। तो इतने टाइप्स के रोड जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अब अगर हम आगे स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो स्टेट हाईवे क्या होता है, ये राज्यों के जिला मुख्यालय को राजधानी से जो मुख्य नगर होते हैं उनको राज्य होता है वो स्टेट के अंदर ही होता है और ये PWD के द्वारा किया जाता है। हम आपको नेशनल हाईवे में एक पॉइंट बताना भूल गए, जो नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस और रिसर्च होता है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, और ये CPWD के द्वारा देखा जाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। और अगर वही बात करते हैं स्टेट हाईवे की तो स्टेट हाईवे में इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या PWD आपका देखता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल का नाम ले लें, जैसे लखनऊ से कानपुर के बीच में, आगरा से दिल्ली के, आगरा से अगर हम बात करें लखनऊ के बीच में, मुरादाबाद से हैदराबाद के बीच में, जयपुर से जोधपुर के बीच में, ये जो सारी सड़कें हैं वो राज्य महामार्ग का एग्जाम्पल है। और जो आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होता है ये दोनों के दोनों सड़कें लगभग बिल्कुल एक स्पेसिफिकेशन पे एक तरह से बनाए जाते हैं। बस दोनों में ये अंतर होता है कि एक का जो मेंटेनेंस और रिसर्च होता है वो स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट का PWD देखता है, और वहाँ नेशनल हाईवे का जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर CPWD आपका देखता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मुख्य जिला सड़कें की, तो जो मुख्य जिला सड़कें होती हैं वो जो विभिन्न तहसील होते हैं उनको मुख्य नगरों से जोड़ती है, जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनको जिला के मुख्यालय से जोड़ती हैं, या फिर दो मेन जो सड़कें होते हैं या फिर दो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है उनको जोड़ने का काम भी ये क्या करती है, ये MDR करती है। जो MDR होती है मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, ये आपका सिंगल लेन और डबल लेन दोनों में हो सकता है। ठीक है, सिंगल लेन दोनों, डबल लेन दोनों में हो सकता है। अब आपका बात करें अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, जो जिले के छोटे शहर होते हैं या छोटे कस्बे होते हैं, ठीक है, उनको नगर से जोड़ने के लिए, ठीक है, या जो सड़क होते हैं सड़क को किसी डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ने के लिए जो सड़कें होती हैं वो अदर होता है, लेकिन ये थोड़े छोटे लेवल पे होता है, थोड़े छोटे जगहों को जोड़ता है, और ये सिंगल लेन स्पेसिफिकेशंस का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलेज रोड, तो विलेज रोड तो होता है ये मेनली गांव या गांव के अंदर की जो सड़कें होती हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं जो एक मेन रोड जा रहा है उस मेन रोड से जो रोड गांव की तरफ जाती है या गांव को जो रोड जोड़ती है वो आपका विलेज रोड कहलाती है। ये जो रोड होती है जो नगर के कस्बे होते हैं या जो गाँव के कस्बे होते हैं, सॉरी, जो नगर या कस्बों के रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, या जो पंचायत होते हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, या जो वहाँ का मार्केट है, उनको जोड़ने वाली भी जो सड़कें होती है विलेज रोड ही होती हैं। विलेज रोड का कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिकेशंस नहीं है, इसको नॉर्मली हम कंकड़ पत्थर या इंटरलॉकिंग सड़क का बना सकते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में बहुत सारे जगह अच्छी रोडें भी बिटवन की बन जाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका एक्सप्रेस वे क्या होता है। एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो ये सड़क विकास योजना 1981 से 2020 के अंतर्गत सड़कों की एक नई श्रेणी बनाई गई थी। ठीक है, सड़कों की एक नई श्रेणी बनाई गई थी जिसको एक्सप्रेसिंग कहा जाता था। इसमें क्या था, जैसे आपका ट्रेन होता है बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह एक या दो स्टॉप लेके चलता है, वैसे ही एक्सप्रेस वे होता है। एक्सप्रेस वे पे जो नंबर ऑफ टोल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लगभग 200 से 300 किलोमीटर में आपको 2 या 3 टोल मिलते हैं, और इन पे जो स्पीड लिमिट होता है वो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड लिमिट होती है, लगभग आप 120-150 तक का स्पीड अचीव कर सकते हैं। और इसमें 4 लेन होते हैं, चारों लेन अपने अपने चीज़ों के लिए अलग अलग डिवाइड होते हैं। पहला जो लेन होता है वो 2 या 3 व्हीलर्स के लिए होता है, दूसरा लेन 4 व्हीलर्स के लिए होता है, तीसरा लेन जो होता है वो हैवी 4 व्हीकल के लिए होता है, और जो चौथा लेन होता है वो चौथा लेन ओवरटेकिंग के लिए होता है। ठीक है, ये पूरे भारत में सबसे उच्च कोटि और सबसे हाई क्वालिटी का एक्सप्रेसवे होता है, स्पेसिफिकेशंस का बनाया जाता है। 20 किलोमीटर पर आवर दी जाती है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि कुछ लोग इस पर 150 या मोर देन 150 की स्पीड भी अचीव कर लेते हैं और उस स्पीड से चलते हैं।
ठीक है। अब बात आता है कि सड़कों का जनरल क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो जनरल क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो अगर हम लोकेशन के आधार पे देखें तो सड़कें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहले कंट्री रोड होती हैं, दूसरी अर्बन रोड होती हैं, तीसरी हिल रोड होती हैं। ऐसे सड़क जो पहाड़ी या पहाड़ी एरिया के लिए बनाई जाती हैं वो पहाड़ी सड़क कहलाती हैं, जो काफी लो स्पेसिफिकेशंस का होता है, सबसे लो स्पेसिफिकेशंस का होता है और सबसे कम अच्छी क्वालिटी जो होती है वो इसी की होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह के घटनाएं होते रहते हैं। इस वजह से जो हिल रोड होता है वो सबसे लो स्पेसिफिकेशंस का होता है। उसके बाद आता है अर्बन रोड। अर्बन रोड क्या होता है, ये मेनली शहर की सड़कें होती हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए या एक शहर के अंतर्गत जो सड़कें दी जाती हैं वो आपकी अर्बन रोड कहती हैं। ये थोड़े ऊंचे स्पेसिफिकेशंस के होते हैं हिल रोड की अपेक्षा में। तीसरी अगर हम बात करें कंट्री रोड की, तो कंट्री रोड की जो सड़कें होती हैं सबसे ज्यादा सुपीरियर होती हैं और पूरी कंट्री के पैराफेरी पे इसको दिया जाता है। या फिर आप कंट्री में जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेन जो शहर है उनको जोड़ने के लिए इस प्रकार की रोड दी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट रोड होती है जो कि सबसे उच्च स्पेसिफिकेशन, सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशंस की होती है। अब दूसरा बात अगर हम करें क्लासिफिकेशन एज पर रोड, अगर हम रोड के आधार पे सड़कों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो रोड के आधार पे जो सड़कों का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे बहुत वेरी हैवी व्हीकल्स है तो 500 व्हीकल पर डे, एक दिन में 500 व्हीकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 800, एक दिन में 800 व्हीकल जाएगा। उसके बाद अगर हैवी की बात करें तो 250 से 600 है एक दिन में। उसके बाद मीडियम लोड की बात करते हैं तो ये आपका 70 से लेकर जो रोड का टॉप सरफेस बन रहा वो कैसा बन रहा है इसके आधार पे। तो पहला जो आपका जैसे विलेज रोड या नॉर्मल रोड होता है गांव का, उसमें जैसे आपका क्या पड़ता है, ग्रेवल पड़ता है, मुरम पड़ता है, सैंड पड़ता है या फिर इंटरलॉकिंग का जो सड़क बनाया जाता है बहुत नॉर्मल स्पेसिफिकेशन का होता है। उसके बाद आपका आता है WBM, जिसको मैकेडम ने बनाया था, WBM वाटर बांड मैकेडम। इसमें क्या होता है, आपका लाइन वाटर के साथ ग्रेवल या सैंड का यूज करके हम रोड बनाते हैं। ये थोड़े हाई स्पेसिफिकेशन का होता है इन कंपेरिजन टू ग्रेवल या मुरम रोड। फिर उसके बाद हमारा आता है बिटुमिनस या फिर ब्लैक टॉप रोड, जो आपका WMM होता है, मतलब बिटुमन बाउंड मैकेडम, ठीक है। ये आपका होता है वेट मिक्स मैकेडम, WMM वेट मिक्स मैकेडम आता है। ये जो होता है ये काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पूरे भारत की अगर हम बात करें या फिर और कहीं की बात करें तो सबसे वाइडली तौर पे बिटुमिनस सड़क ही यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत लो कास्ट होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, इनिशियल कास्ट कम आता है, मेंटेनेंस कास्ट कम आता है, टाइम कम लगता है, ठीक है। और ये हर प्रकार के व्हीकल के लिए बेस्ट होता है, हर प्रकार के मौसम के लिए बेस्ट होता है। और इसमें जो डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिजाइनर के अकॉर्डिंग ही होता है, उसमें बहुत सारे डिजाइन चेंज किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट सबसे जो बेस्ट और सबसे टॉप नॉच क्वालिटी आती है वो सीमेंट कंक्रीट रोड की आती है। लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड हम सारे जगह नहीं दे सकते हैं, हम इसको वहीं पे देते हैं कि जहाँ पे हमको ये रहता है कि बहुत लॉन्ग टर्म टाइम के लिए हमको रोड देना है। क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट रोड होती है इसकी जो लाइफ होती है वो 35 से 40 साल तक ये रोड जाता है। और इसको बनाने में जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कम होता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। तो ये आपके 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन है रोड के। अब बात आती है कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन की बात की, जैसे ट्रंक रोड क्या होता है। तो ट्रंक रोड अगर हम आपको बताएं तो महामार्ग सड़कों की दृष्टि से क्या होता है, क्या है, सबसे ज्यादा टॉप पे है। और कन्याकुमारी क्या है, बिल्कुल बॉटम में है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में जो भी सड़कें जोड़ रही हैं उसको हम ट्रंक रोड से नाम से बोलेंगे। रिंग रोड क्या होता है, जब भी किसी शहर या किसी नगर के परिधि पे, मतलब उसके आउटर सरफेस पे जो रोड बनाई जाती है वो रिंग रोड बनाई जाती है। अब रिंग रोड को बनाने का मकसद ये होता है कि जैसे कोई आदमी है उसको गोरखपुर शहर के अंदर नहीं जाना है या दिल्ली शहर के अंदर नहीं जाना है, तो दिल्ली शहर में जो रिंग रोड बना है वो उसी के माध्यम से दिल्ली शहर को क्रॉस करते हुए जयपुर निकल जाएगा, या दिल्ली को क्रॉस करते हुए मुरथल सोनीपत होकर हरियाणा निकल जाएगा, या वो आपका चंडीगढ़ या आपका कहीं वो और निकल सकता है। तो बिना शहर में प्रवेश किए उस शहर के बाहर ही हम क्या करते हैं, दूसरे शहर में या दूसरे रोड को कनेक्ट कर लेते हैं, डेट इज अ कॉल्ड रिंग रोड। मेन आपका आता है बाईपास। क्या होता है, बाईपास भी कुछ रिंग रोड के तरह ही होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसको परिधि पे ना बनाकर किसी जो एक भीड़ वाली एरिया है, भीड़ वाली एरिया
के बगल से इसको निकाला जाता है। जैसे शहर आपका आता है, शहर आने के आधे किलोमीटर पहले या 1 किलोमीटर पहले ही एक बाईपास रोड होती है जो वहीं से आपको बाईपास कर देती है कहीं दूसरे रोड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, क्या होता है, सर्विस रोड। क्या होता है, तो सर्विस रोड एक आपका ऐसा सड़क होता है कि जो मेन रोड होती है उस मेन रोड के बगल से एक रोड बनाई जाती है जो आपका सर्विस रोड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी ब्रिज का नाम ले या किसी मेन हाईवे का नाम ले, तो आप देखेंगे जब ब्रिज हमारा ऊपर जाता है तो ब्रिज के बगल से नीचे भी एक पतली सी सड़क जाती है, तो वो आपका सर्विस रोड होता है। उसको मेन बनाने का पर्पज ये होता है कि जैसे वो नीचे तो शहर है, शहर के ऊपर से ब्रिज जा रहा है, अगर हमको शहर में जाना है या किसी छोटे काम के लिए हमको किसी गांव में जाना है या फिर कहीं और जाना है, तो हम किस तरह से जाएंगे। इस वजह से हम वहां पे सर्विस रोड देते हैं कि सर्विस रोड के द्वारा क्या होता है, हम सीधे अपने घर तक बहुत आसानी से या किसी मार्केट में या फिर किसी तो ब्लाइंड रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, अंधी गली। अंधी गली कहने का सेंस क्या है, कभी कभी कुछ ऐसी गली होती है, कुछ ऐसे टर्नआउट पे होती है कि हमको आगे या जिस तरफ हमको मुड़ना है उस तरफ हमको कुछ भी नहीं दिखता है, तो उस तरह की गलियों को या उस तरह के जगहों को हम क्या करते हैं, ब्लाइंड रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रीट वे। क्रीट वे क्या होता है, तो जैसे हमने आपको बताया आरसीसी के बारे में, तो क्रीट वे क्या होता है, एक ये भी हाईवे का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहिए के नीचे जितने भी भाग आपके पक्के मिलते हैं उन सारे को हम क्या बोलते हैं, क्रिट वे बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिट वे उन सारी चीजों को हम बोलेंगे जिनके नीचे का जो पहिए का सरफेस होता है वो कैसा होता है, जिनके पहिए के नीचे का सरफेस क्या होता है, बिल्कुल ज्यादा पक्का होता है, तो वो आपका क्रिट कहलाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये वीडियो काफी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।